Welcome, friends. Let's learn future tense complete. So, in this lesson, we are going to learn the future tense and उसकी जो terms हैं further indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. इन सब को हम इसमें कवर करने वाले हैं, सबको लर्न करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे एंड उनकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। साथ साथ हम इसमें अपने पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस जो मैं आपको प्रीवियस लेसन्स दे चुकी हूँ, आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे अच्छे से। साथ साथ हम उनको रिवाइज भी करते जाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब का जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो टेंसेस में होता है, उनको हम साथ साथ देखेंगे एंड लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हम पास्ट में कौन सा लगाते थे एंड हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये देखेंगे और अपने साथ साथ हम इसको सारे टेंस को रिपीट करते जाएंगे। इसमें कुछ चीज़ों को मैंने कंबाइन किया है, इंटरोगेटिव्स की टर्म्स को मैंने कंबाइन किया है सिंगल और डबल को, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 लेसन्स लर्न कर चुके हुए हैं प्रेजेंट एंड पास्ट के। तो आई होप कि आपको उनको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपना लेवल भी चेक कर सकेंगे कि आपको लर्न हो चुके हैं वो दोनों लेसन्स, टेंसेस में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, इसके असर्टिव स्ट्रक्चर को, मीन्स बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसकी स्टार्ट होती है। 3 चीज़ें बेसिकली जो हम जानते हैं, रिवाइज़ करूँगी मैं उनको। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब की हम डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो आपको लर्न करना होता है कि हमने किस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। जब आप उसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वो लर्न हो जाता है, बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो है हेल्पिंग वर्ब का, यानी पास्ट में हम वॉज एंड वर्ड से स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, और शैल में इसमें फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करेंगे विल एंड शैल। तो यही हमने यूज़ किया है। फ़र्क इसके अंदर मेन जो इसकी इंडिकेशन होगी कि ये फ्यूचर है वो विल और शैल से होगी, जो कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेनली। एग्जांपल्स हैं इसकी, आई शैल हेल्प यू। इसमें जो एक और लर्न करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने आई के साथ एंड वी के साथ, आई और वी जो हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हमने यूज़ करना है अपना हेल्पिंग वर्ब जो है शैल। शैल यूज़ करना है। आप एग्जांपल्स में देखेंगे भी कि मैंने शैल यूज़ किया है, आई शैल हेल्प यू। एंड हम ही शी के साथ या सिंगुलर जो हम नेम्स यूज़ करेंगे उनके साथ हम विल यूज़ करेंगे। ठीक है। तो नेगेटिव में जब हम आ जाएंगे उसमें यही है सारा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। और शैल विल जब मैंने अभी आपको बताया इंडेफिनिट के अंदर आएगा तो वो चाहे सिंपल हो इंडेफिनिट या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तीनों में शैल एंड विल यूज़ होगा। तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा नॉट का, कि हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें आप, यू विल नॉट वेट फॉर योर टर्न। अगर मैं इसे एक असर्टिव सेंटेंस बोलती की तरह लेती या एक सिंपल लाइन कहती विदाउट नेगेटिव, तो मैं कहती यू विल वेट फॉर योर टर्न, बट नाउ इट इज़ नेगेटिव लाइन, सो आई एम सेइंग यू विल नॉट वेट फॉर योर टर्न। आई शैल नॉट प्लग अ फ्लावर। सी कि मैंने यहाँ पर शैल आई के साथ यूज़ किया है एंड थर्ड लाइन में भी वी के साथ मैंने शैल यूज़ किया है। तो ये चीज़ आपने लर्न कर लेनी है कि आपने किसके साथ शैल यूज़ करना है एंड किसके साथ विल यूज़ करना है। जब आप इसे एक बार लर्न कर लेंगे तो बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम इसके इंटरोगेटिव की तरफ, जिसमें हम सिंगल को भी देखेंगे और डबल को भी देखेंगे। सिंगल इंटरोगेटिव कौन सा है, डबल कौन सा है, आप जानते हैं जब हम वेयर और व्हेन यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि डबल है, और जब हम सिर्फ विल और शैल लगाएंगे तो वो सिंगल होगा। यानी हम इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ इसका स्ट्रक्चर ही है, जिसे आप देख लें कि हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा की तरह सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं,
बाकी सब्जेक्ट वर्ब वैसे का वैसा ही है हमारे पास, और एंड में हमने इसके क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट में आ जाते हैं तो ये दो चीज़ें होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल्स देखते हैं। शैल आई टीच यू इंग्लिश। शैल को स्टार्ट में ले आए हैं और आई के साथ हमने शैल यूज़ किया है, एंड में हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। अभी तक हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, गा और गी वाले, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। सो नेक्स्ट लाइन जिसमें मैंने डबल इंटरोगेटिव लिखा है, वेयर विल दे गो एंड व्हाट शैल वी ईट। शैल के साथ वी और विल के साथ दे। ठीक हो गया। ये हो गए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स। आई होप कि आपको मुश्किल नहीं हो रही होगी अंडरस्टैंड करने में। कोई मैं लंबी चौड़ी इसमें स्पीच नहीं कर रही हूँ, वेरी टू द पॉइंट बात हो रही है। बहुत सिंपल वर्ड्स में और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा ये जो है इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें देख ली हैं, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी। तो अब हम चलेंगे कंटिन्यूस पर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेन डिफरेंस जो इसमें आएगा वो दो चीज़ें हैं। आईएनजी जो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो फिर हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये आईएनजी जिसमें हमने यूज़ किया है वो कौन सा वाला कंटिन्यूस है? तो वो हमें पता चलेगा हमारे हेल्पिंग वर्ब से, जब हम यूज़ करेंगे शैल बी, विल बी। तो ये हमें बताएगा कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी विल बी वेटिंग फॉर यू। तो जब आप इसको खुद बनाएंगे, उर्दू टू इंग्लिश बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें विल बी, शैल बी यूज़ करेंगे और आईएनजी यूज़ करेंगे। वर्ब की फ़र्स्ट ही फॉर्म यूज़ करनी है, तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमें आती ही होती है, लर्न होती है। प्रॉब्लम हमें होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म्स में जो हमें लर्न करनी होती हैं। तो ये कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आई एंड वी के साथ शैल बी यूज़ करना है आपने, शैल बी। ओके, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर देख लिया, एग्जांपल्स भी देख ली, उसकी पहचान कहाँ से होती है ये भी मैंने बता दिया आपको। तो अब इसको नेगेटिव में देख लेते हैं और इंटरोगेटिव में देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि हमने जो इसकी हेल्पिंग वर्ब ली है उसके अंदर नॉट कहाँ पर यूज़ करना है, ये आपने अच्छी तरह देख लेना है, लर्न कर लेना है। इसको मिक्स नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद जब हम यूज़ करेंगे शैल और विल, तो फिर हम उसके साथ बी नहीं लगाएंगे। बी से पहले हम उसमें नॉट यूज़ करेंगे, यानी शैल बी और विल बी के बीच में हमने नॉट पुट करना है। उसके बाद बाकी वही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। आई शैल नॉट बी लाफिंग एट देम। शैल बी के बीच में हमने नॉट लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने कहा यू विल नॉट बी, तो हम क्या करेंगे, शैल नॉट बी और विल नॉट बी यूज़ करेंगे। ये शैल नॉट बी और विल नॉट बी हमें बताएंगे कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जो नेगेटिव में है। जब हमने खुद क्रिएट करना है उर्दू से इंग्लिश में, तो हमने यही बात करनी है शैल नॉट बी और विल नॉट बी के साथ आईएनजी यूज़ करके। अंडरस्टूड हो गया। नेगेटिव फॉर्म के बाद हम चलेंगे अपने इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में हमने यही चेंज लाना है कि हमने हमेशा की तरह अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाना है और एंड में हमने उसके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये दो चीज़ें हो गई। और अगर फिर हमने उसे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करनी है क्या या कहाँ के साथ, तो हम उसमें व्हाट एंड हु या वेयर के साथ बात स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंटरोगेटिव में चलते हैं। विल शैल यूज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने बी लगा दिया।
ये आप नोट कर लें कि जब हमने इसको बनाया है कंटिन्यूस तो इसका शैल बी और विल बी, शैल बी अलग अलग हो गए हैं, विल बी ये भी अलग अलग हो गए हैं। नेगेटिव में हमने इनके बीच में लगा दिया था नॉट, और इंटरोगेटिव में हम इसके बीच में लगा रहे हैं सब्जेक्ट। ये डिफरेंस आ गया है। तो इसे आप 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे लेसन को, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने शैल बी और विल बी के बीच में नॉट और सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बाकी वैसे ही है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है आईएनजी है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, और उसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके सामने। विल द क्लाउड्स बी थंडरिंग, shall I be making chairs, and next is who will be wasting his time. Okay, who will be wasting his time. तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। ये है सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि परफेक्ट है तो आप जानते ही हैं कि परफेक्ट में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। हमने ये प्रेजेंट में भी यूज़ किया था, लेकिन पास्ट के अंदर हमने हैड यूज़ किया था, और यहाँ पर भी हम हैज़ और हैव ही यूज़ कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही, राइट। इसकी एग्जांपल्स हैं आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। आप जानते ही हैं कि हम आई के साथ और वी के साथ और दे के साथ एंड यू के साथ हम यूज़ करते हैं हैव, और ही और शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का वर्ड, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इसकी एग्जांपल्स देख ली आपने। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, वी हैव ईटन फूड, थर्ड फॉर्म यूज़ की है, रिसीव्ड भी थर्ड फॉर्म है, ईटन भी थर्ड फॉर्म है, और बॉट भी थर्ड फॉर्म है। बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बाय होती है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है बॉट। दे हैव बॉट बुक्स, क्योंकि वो ख़रीद चुके हैं बुक्स, इसलिए। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके नेगेटिव की तरफ। उसमें देखेंगे कि कहाँ पर हमने नॉट यूज़ करना है, कितना हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है परफेक्ट टेंस का। सिंपल से हमने नेगेटिव को बदलते हुए देखना है, अंडरस्टैंड करना है उसके डिफरेंस को। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और उसके बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, तकरीबन ये प्रेजेंट टेंस की तरह ही हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? यू हैव नॉट ईटन फूड, दे हैव नॉट क्रॉस्ड द रिवर, शी हैज़ नॉट ड्रंक मिल्क। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, सिर्फ हैज़ हैव लगाया है और साथ नॉट यूज़ कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है जो ना समझ में आए, तो कोई कंफ्यूज करने वाली भी चीज़ नहीं है इसमें। आप उसके जो है तरीका उसको लिखने का स्ट्रक्चर उसे लर्न कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टोरी की तरह लें इसको, तो आपको लर्न करना ये बहुत ही इजी लगेगा। अगर आप इसको लेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल है, कोई समझ में नहीं आने वाली बात, तो आप इस लेसन को 2-3 बार ज़रूर सुने। सुनने के बाद आपको ये कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए, अब नेगेटिव हो गया हमारा कवर। इसके बाद हम करते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की नेगेटिव हो गई है, अब हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव। यहाँ पर भी मैंने सिंगल और डबल इंटरोगेटिव को कंबाइन किया है क्योंकि आप पहले 2 टेंसेस सीख चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा सिंगल है एंड कौन सा डबल है। हैज़ हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे स्ट्रक्चर के स्टार्ट में लगे हैं, बाकी तीनों चीज़ें वही हैं जो आपको पक्की लर्न हो गई होंगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म and plus object. I hope you have learned very well now. Examples: have you eaten food? Has she done
हर ड्यूटी। तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स भी देख रहे हैं कहाँ पर यूज़ हुई है, सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, वर्ब की फॉर्म्स भी आपको साथ साथ लर्न हो रही हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द बुक्स, ठीक है। तो ये कोई इसमें नहीं है मसला, वर्ब की फॉर्म्स याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बेसिक होती हैं अगर आप उन्हें लर्न कर लें तो उसके बाद आपको समझ में आ जाता है। कोई नया वर्ड जब सामने आता है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये इसकी फ़र्स्ट फॉर्म होगी और ये इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी। चलिए, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट। सिंपल भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया एंड इंटरोगेटिव भी देख लिया हमने। अब हम चलेंगे कौन से टेंस की तरफ। हमारा बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बचा है हमारे पास, जिसमें हम यूज़ करते हैं बेसिकली सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के साथ हम उसमें बात करते हैं और क्योंकि वो परफेक्ट ही होता है तो उसमें हम हैव भी यूज़ करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कंटिन्यूस है, आईएनजी तो लगेगा उसमें मस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर आप जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम के साथ उसमें बात कर रहे हों तो फिर हम उसमें ये पक्का यूज़ करते हैं, मस्ट होता है, उसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। एग्जांपल्स पे चलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बगैर तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने इसमें सिंस और फॉर यूज़ करना ही है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में पास्ट और प्रेजेंट में एक्सप्लेन किया था कि समटाइम्स हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिंस और फॉर के यूज़ के बगैर भी बन जाता है। दे विल हैव बीन ईटिंग मैंगोज फॉर हाफ एन आवर। ओके, फॉर हमने यूज़ किया क्योंकि हम उससे एक टाइम के साथ बता रहे हैं, एन आवर या हाफ एन आवर। द ओल्ड मैन विल हैव बीन कफिंग सिंस इवनिंग। तो अगर हम इसमें सिंस इवनिंग ना करते, टाइम ना बताते, मेंशन करते, तो हम ये कह सकते थे कि द ओल्ड मैन विल हैव बीन कफिंग, राइट। नेक्स्ट ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ये नेगेटिव फॉर्म आ गई है क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है नॉट, ठीक है। तो ये इसका जो है तीनों सेंटेंस की एग्जांपल्स आप देखिए, हमने इसमें नॉट यूज़ किया है और इसके स्ट्रक्चर में भी हमने शैल और विल के फ़ौरन बाद, यानी पहले हमने कहा था शैल हैव बीन, विल हैव बीन, अब हमने इनको अलग अलग कर देना है, उनके बीच में नॉट यूज़ करना है। शैल के फ़ौरन बाद आ जाएगा और विल के भी फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे, तब बनेगा ये हमारा नेगेटिव कंटिन्यूस टेंस। आईएनजी आप जानते हैं यूज़ करते हैं इसमें, और अगर टाइम के साथ बात करेंगे तो फिर सिंस और फॉर भी यूज़ करेंगे, राइट। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी, ठीक है। इसमें हमने टाइम नहीं मेंशन किया कि कब से या कब तक, तो शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग राइस, ठीक हो गया। एंड द थर्ड वन इज़ दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स, ओके। अगर हम इसमें टाइम यूज़ करते तो फिर हम इसमें सिंस एंड फॉर भी लगाते। उसके बाद यह इंटरोगेटिव टर्म आ जाती है इसकी, जिसमें हम शैल और विल को बाहर रखेंगे लेकिन हैव बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, जैसे कि हमने नेगेटिव में किया, सिर्फ शैल और विल को पहले यूज़ किया और उसके बाद हमने नॉट यूज़ किया। अब उस नॉट की जगह हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है और बाकी नेगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। जैसे हमने किया शैल बी और विल बी के बीच में हमने सब्जेक्ट लगाया था, उनके बीच में ही हमने नॉट लगाया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम इनके बीच में ही
सब्जेक्ट और बीच में ही हम इसके नॉट यूज़ कर रहे हैं शैल हैव बीन विल हैव बीन के दरमियान में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विल द गर्ल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, विल मदर हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी, विच बुक्स विल दे हैव बीन बाइंग। ये मैंने कुछ सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, लेकिन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कि हमने किस तरह से सेंस और फॉर यूज़ करना है। इसी तरह हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसलिए नहीं ऐड की हैं ताकि आप चेक कर सकें कि अब आप इतने एबल हो गए हैं कि आप सेंटेंस को खुद से सेंस और फॉर लगाकर कंप्लीट कर सकें। अपने लेवल को ज़रूर चेक कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेसन लर्न करने में, कोई प्रॉब्लम हुई या आपने आसानी से इसको समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया। जब आप इन लेसन्स को अच्छे से लर्न कर लें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे इस तरह के लेसन्स मैं आपको रीच करती रहूँगी। सो टेक केयर, टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ यू, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।